हाँ जी, सेकंड क्लास है ये हमारी रिडम्पशन ऑफ क्या नाम है डिवेंचर की, इशू ऑफ डिवेंचर की हमारी ये सेकंड क्लास है। और इसके अंदर हमारे को अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब समझ लेते हैं पहले हम कि होता क्या है। ऐसे होती है कि ना हमारे पास में, सुनो मेरी बात, इधर मुंडी करो सारे के सारे, इधर देखो। ऐसा होता है कि ना नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि डिवेंचर इशू करो और डिवेंचर होल्डर से पैसा मंगाओ, लेकिन अब हम कैश नहीं दे रहे। हमारी एक कंपनी थी, हमारी कंपनी ने किसी वेंडर से कोई सामान खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी प्रोडक्शन करने के लिए, पैसे नहीं है हमारे पास में, हमने उनको डिवेंचर इशू कर दी। यानी कि वो हमारे क्रेडिटर थे ना एक तरीके से, अब वो हमारे डिवेंचर होल्डर बन गए। सर उनको क्या इस चीज से फायदा मिलेगा? हाँ फायदा मिलेगा। अगर वो सिर्फ क्रेडिटर होंगे हमें भी फायदा मिलेगा, उनको भी फायदा मिलेगा। क्रेडिट पीरियड मैक्सिमम कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा कोई कितना टाइम देता है? 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन। लेकिन डिवेंचर होल्डर के लिए हमारे पास में एक अच्छी खासी लंबी लाइफ होती है डिवेंचर्स की। और प्लस उनको क्या फायदा होगा? ये तो फायदा हमारी कंपनी का है। उनको क्या फायदा होगा? उनको ये फायदा होगा, उनको रिटर्न कमाने को मिलेगी बीच में, जबकि क्रेडिटर्स को ऐसा कोई फायदा नहीं होता। तो क्रेडिटर कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? डिवेंचर होल्डर्स के अंदर। अब एक बात यहाँ पे याद रखना, चाहे हमने किसी से कोई गुड्स खरीदी हो चाहे सर्विसेज ली हो। सर गुड्स तो समझ में आ गए, सर्विसेज क्या है? सर्विसेज का मतलब है, मान लो मेरा कोई प्रमोटर है, मान लो जी मैं कंपनी का प्रमोटर हूं। प्रमोटर समझते हो ना, कंपनी की फॉर्मेशन करके वो आगे फिर सेल कर देते हैं, उसको कंपनी को दे देते हैं अपने डायरेक्टर्स को, बदले में अपनी फीस ले लेते हैं। तो मैं ना कंपनी का प्रमोटर था, मैंने कंपनी को प्रमोट किया, एग्जिस्टेंस में लेकर के आया और उनके डायरेक्टर को दे दिया। ठीक है, अब डायरेक्टर्स से मैंने ना फीस लेनी है, उनसे उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, उन्होंने क्या किया, मेरे को डिवेंचर्स दे दिए। एक चीज याद रखना हमेशा कि पैसा ना कम मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा, चाहे प्रीमियम पे किया गया हो चाहे डिस्काउंट पे किया गया हो। ये इशू ऑफ डिवेंचर चाहे प्रीमियम पे किया गया हो चाहे डिस्काउंट पे किया गया हो, पैसा उतना ही मिलेगा जितनी की कंसीडरेशन थी। सर क्या कहना चाह रहे हो? समझ में नहीं आई बात, मैं समझाता हूं। मान लो मैंने ये कहा 1 मिनट के लिए कि मेरी फीस थी 12 लाख रुपए एज अ प्रमोटर। ठीक है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूं तो मैं सर्विसेज का एग्जांपल दे रहा हूं। या फिर मान लो मेरी प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख रुपए की थी और ये लिखा हुआ है कि डिवेंचर इशू किए गए 20% प्रीमियम पे। तो इसका मतलब क्या समझते हो आप कि 12 लाख से ज्यादा की वैल्यू के डिवेंचर इशू किए गए होंगे मेरे? कोई बच्चा हाँ कह रहा है, कोई ना कह रहा है। नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं चाहे प्रीमियम पे इशू करूं उसको, चाहे मैं डिस्काउंट पे करूं, चाहे पार पे करूं, यानी कि कंपनी चाहे प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे या पार पे, जिसको पैसा देना है उसको 12 लाख ही मिलेगा। सर ये कैसे हो सकता है? फिर प्रीमियम कैसे हुआ? फिर तो एट पार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी समझ में आएगी। पार की तो कोई वैल्यू, कोई दिक्कत ही नहीं है, पार तो समझ में आ ही जाएगा। प्रीमियम और डिस्काउंट ही दुखी करता है बच्चों को क्वेश्चन के अंदर। मान लो मैं ये कहता हूं कि मैं एक पर्सन हूं, मेरे पास में कोई चीज पड़ी हुई है, उस चीज का दाम 14 लाख रुपए है और वो मैं तुम्हें 12 लाख रुपए के काम के लिए दे रहा हूं। तो तुम क्या मानोगे? तुम्हें क्या कह करके दे रहा हूं कि कितने की है ये चीज? मैं यही कहूंगा सर ये 12 लाख रुपए आपके अदा हो गए, पूरे के पूरे पे हो गए। अब वो चीज चाहे मेरी नजरों में 14 लाख की हो चाहे वो 9 लाख की हो, आपकी कंसीडरेशन कितनी सेटल हो रही है? 12 लाख। तो वो जो इशूड शेयर्स होते हैं ना, वो जो कंपनी के जो शेयर्स है ना हमारे पास में, फुल्ली पेड अप है चाहे कैसे भी है, चाहे फ्रेश नहीं है मैंने, तो क्या करता हूं मैंने उनको, उनके लिए आपको जो है 12 लाख रुपए देने और उसका दाम 9 लाख है। इसका मतलब ये डिवेंचर्स, ये सिक्योरिटी डिस्काउंट पे इशू हुई है। और अगर मैंने उसको 14 लाख रुपए वाले सामान को आपको 12 लाख रुपए में क्या करके दे दिया है, तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट ज्यादा थी, इसका अमाउंट ज्यादा था। आप हमेशा देखो, कभी भी ना कंफ्यूज मत होना, कभी भी कंफ्यूज मत होना।
शेयर का इश्यू प्राइस आपके पास में होगा क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ एक काम करना, परचेज कंसीडरेशन से ना डिवाइड कर देना। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं ना, जितने इशू किए गए होंगे। तो परचेज कंसीडरेशन से डिवाइड कर देना उसका एक्चुअल अमाउंट। लेट्स से वो 102 रुपए का डिवेंचर है, 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड बाय 102। और अगर वो 98 का है तो मैं कर दूंगा डिवाइड बाय 98। अगर वो 100 का है तो मैं कर दूंगा डिवाइड बाय 100। बात समझ में आई? यानी कि अगर प्रीमियम हुआ तो पार प्लस प्रीमियम दोनों को मिला करके, डिस्काउंट हुआ तो पार माइनस डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आता है, और पार हुआ तो एट पार वैल्यू। ये बात समझ में आ गई? इससे हमारे नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकल करके आ जाते कि हमने इतने डिवेंचर्स इशू किए। लेट्स से मैं ये कहता हूं, ध्यान से देखना मेरी बात को, सुनना और समझना, कि मैंने ना प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, ये कंपनी थी और ये मिस्टर एक्स थे, इन्होंने सप्लाई किया प्लांट एंड मशीनरी, कितने का, 12 लाख रुपए का। 2 लिख दिया मैंने, अब 12 बना, ठीक है जी। 12 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई किया, और मैंने इनको जो डिवेंचर्स इशू किए हैं वो एट प्रीमियम किए हैं। डिवेंचर इशूड एट द रेट 5 पर डिवेंचर, और इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, पार वैल्यू कितनी थी इसकी, ₹100। तो इसका मतलब टोटल दाम कितना हो गया, 100 + 5, 105। 105। अब मैंने क्या करना है, 12 लाख रुपए को डिवाइड कर दूंगा 105 से, मेरे नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकल करके आ जाएंगे, मेरे नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकल करके आ जाएंगे। बताओ कितना आ गया, बताओ तुम ही बताओगे, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा। 11,428। 11,428, ठीक है जी। ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स आए। जब मैंने मशीनरी परचेज की तो मैंने क्या एंट्री बनाई होगी, मैंने बनाई होगी सर मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एक्स, है ना, क्रेडिटर बन गया ये मेरा। ओके सर, तो मैंने इसको 12 लाख रुपए से क्रेडिटर बना दिया। अब मैंने इसको डिवेंचर इशू किए हैं, तो एक्स डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। कृष्णा क्या कर रहा है, 2% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या एंट्री होती है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट चल रहा होता, ऊपर बैंक चल रहा होता, लेकिन बैंक तो है नहीं ना, अदर देन कैश है ये, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं आया, हमारे पास में प्लांट एंड मशीनरी आई है। पहली एंट्री के अंदर एसेट आया, लायबिलिटी भी बढ़ गई, दूसरी एंट्री के अंदर लायबिलिटी से लायबिलिटी घट गई, डिवेंचर इशू कर दिए, मतलब क्रेडिटर को हमने बना दिया क्या, डिवेंचर होल्डर। तो ये हमारा क्रेडिटर था, वेंडर था एक तरीके से। कितने देने थे इसको, 12 लाख रुपए, ये 1 रुपए कम में नहीं मांगेगा, और ज्यादा हम इसको देंगे नहीं पैसे, तो 12 लाख। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आए थे सर, 11,428 इंटू 100, और 11,428 इंटू 5। समझ में आई बात? ये कहानी है। ये अगर डिस्काउंट पे होता डिवाइड बाय 98 कर देता, डिस्काउंट की एंट्री हो जाती। ओके, ऐसा करना है हमारे। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अब इसको पढ़ डालो एक बारी पूरे को। When a company purchase some asset including services and instead of making payment to supplier in the form of cash, issued its fully paid up debentures. Okay sir. Such issued debentures is called as issue of debenture for consideration other than cash. Such debenture can be issued at par, premium or discount. ठीक,
परचेज कंसीडरेशन क्या होता है? परचेज कंसीडरेशन वो अमाउंट होता है जो हमने किसी को पे करना होता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ? परचेज कंसीडरेशन इज द अमाउंट पेड बाय परचेजिंग कंपनी इन कंसीडरेशन फॉर द परचेज ऑफ एसेट ओब्लिक बिजनेस फ्रॉम अनदर एंटरप्राइजेस। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक चीज तो हमने सर देखी कि एसेट तो लिख लिया, ये बिजनेस वर्ड क्यों लिखा हुआ है? हाँ, बिजनेस भी परचेज कर लेते हैं हम कभी कभी। इसका मतलब ये होता है कि ना, मैं कंपनी हूं, मैं जाकर के दूसरी कंपनी को परचेज कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, जब एसेट किसी कंपनी में क्या होगा? जिसको मैं परचेज करने जा रहा हूं उस कंपनी में क्या होगा? या तो एसेट्स होंगे या लाइबिलिटीज होंगी, या दोनों होंगे। तो मैं दोनों कंपनी को परचेज कर रहा हूं, बिजनेस को परचेज कर रहा हूं, दैट मींस मैं उसके एसेट परचेज कर रहा हूं और लाइबिलिटी भी परचेज कर रहा हूं, टेक ओवर कर रहा हूं। लाइबिलिटी के लिए टेक ओवर वर्ड आना चाहिए। सिंपल सी बात है। नॉर्मल एंट्री क्या होनी चाहिए? नॉर्मल एंट्री होनी चाहिए सर, देखो आज से पहले उस कंपनी के एसेट्स या लाइबिलिटी मेरी कंपनी के एसेट्स या लाइबिलिटी नहीं थे, आज बनने जा रहे हैं। यानी कि मेरी कंपनी के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ने जा रही है। हाँ सर, एसेट्स बढ़ते हैं तो क्या होता है सर? डेबिट होते हैं। लाइबिलिटी बढ़ती है तो सर क्या होती है? क्रेडिट होती है। अब मान लो एसेट जो है वो लाइबिलिटी से ज्यादा है, एसेट जो है वो लाइबिलिटी से ज्यादा है। मैंने किसी कंपनी के एसेट परचेज किए, एसेट थे 50 लाख रुपए के, तो मैं यहां पे क्या लिख दूं? रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट डेबिट, मैं लिख दूंगा यहां पे एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, मान लो 50 लाख रुपए के दिए थे। टू लाइबिलिटी अकाउंट 20 लाख रुपए। समझदारी तो इसी में ही है ना। अब सोचो उस कंपनी को मुझे पैसा देना पड़ेगा या उससे पैसा मिलेगा? मुझे सर पे करना पड़ेगा। लाइबिलिटी साइड पे दिख रहा है ना, भी है, लाइक मैच नहीं हो रहा ना, 50 और 20 कहां मैच हो रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब मुझे कितना पे ऑफ करना पड़ेगा? मेरे को पे ऑफ करना पड़ेगा ये परचेज कंसीडरेशन 30 लाख रुपए। अब ये 30 लाख रुपए के ना मैं डिवेंचर इशू कर देता हूं। बात समझ में आई? तो एक तरीके से कंपनी मेरी क्या हो जाती है? लाइबिलिटी हो जाती है। सर अगर इसका रिवर्स केस हो तो, मतलब मान लो मैंने एसेट तो परचेज किए 20 लाख रुपए के और लाइबिलिटी टेक ओवर कर ली 50 लाख रुपए। अब क्या होगा सर? अब सर यहां पे डेबिट साइड पे आ रहा है, एसेट साइड। देखो जब भी यहां पे आता है ना ये लाइबिलिटी साइड पे, इसको हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। इस परचेज कंसीडरेशन को हम क्या कहते हैं? कैपिटल रिजर्व। और यहां पे जब डेबिट साइड पे आता है ना डिफरेंस, बैलेंसिंग फिगर जब इधर आएगी तो इसको हम कहते हैं गुडविल। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 20 लाख रुपए के एसेट मैंने परचेज किए, 50 लाख की लाइबिलिटी परचेज की, जबकि दोनों इक्वल होने चाहिए थे किसी भी कंपनी में। तो इसका मतलब मैंने जो एक्स्ट्रा पेमेंट की है ना लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने गुडविल का अमाउंट पे ऑफ किया है। परचेज ऑफ गुडविल है ये। यहाँ पे क्या होता है सर? ये गुडविल होती है और यहाँ पे ये क्या होता है? कैपिटल रिजर्व। फायदा कहां पे है सर? ऊपर वाले में फायदा है, कैपिटल रिजर्व में फायदा है। और अगर यहाँ पे भी मैंने किया और यहाँ पे गुडविल आई है तो परचेज ऑफ गुडविल के साथ में क्या होता है ये तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है। पार्टनरशिप के अंदर धीरे 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 करके राइट ऑफ होती है। बात समझ में आई? ये परचेज ऑफ गुडविल हो गई ना, ये सेल्फ जनरेटेड थोड़ी है, हमने उसकी गुडविल परचेज की है एक तरीके से, और उसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे। दोनों के बीच में जो भी बैलेंसिंग फिगर आती है। अच्छा है, आ जाओ अब इसी चीज को पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ? परचेज कंसीडरेशन का मतलब क्या था? परचेज कंसीडरेशन का मतलब था वो अमाउंट जो हम पे करते हैं। ठीक है जी। अब परचेज कंसीडरेशन निकाली कैसे जाती है? परचेज कंसीडरेशन ऐसे निकाली जाती है सर, एग्रीड वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स टेकन ओवर माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ ऑल लायबिलिटीज। सिंपल। फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड फ्रॉम वाई लिमिटेड एसेट वर्थ रुपीज 20 लाख and liabilities rupees 6 lakh rupees. In this case, purchase consideration on net asset basis is 14 lakh. That is 20 lakh minus 6 lakh.
समझ में आई बात? ओके। और आगे फिर इस परचेज कंसीडरेशन को हम, अब देखो यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि गुडविल कब आती है और कैपिटल रिजर्व कब आता है, जो मैंने अभी बताया। डिफरेंस अगर डेबिट साइड पे होगा तो गुडविल होगा, एसेट साइड पे डिफरेंस होगा बैलेंसिंग फिगर, तो क्या होगा? गुडविल होगा, और लायबिलिटी साइड पे होगा तो कैपिटल रिजर्व होगा, यही लिखा हुआ। ठीक, अच्छा जी। और फिर हम इसके ना डिवेंचर इशू कर देते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑन April 1st X took over the assets of rupees 6,80,000 and creditor of rupees 80,000, 6,80,000 और 80,000 from Y, payable at the rate payable 10% by check, 10% तो उसने चेक से पे कर दिया, ठीक है सर, और बैलेंस पे कर दिया उसने 15% डिवेंचर से ऑफ ₹100 ईच। अब बताइए कि आपका क्या जवाब होगा, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम या इशूड एट डिस्काउंट? पहले तो मेरे को नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल करके बता दो जल्दी से, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल करके बता दो 10% माइनस करने के बाद। बाकी भी बताओ। $5,400 इज द राइट आंसर फॉर पार वैल्यू। प्रीमियम और डिस्काउंट का भी बताओ। तो प्रीमियम का 4,450 500 4,500 इज द राइट आंसर, और डिस्काउंट का 6,000 इज द राइट आंसर। अब देखो इन्होंने तो निकाल भी दिया, तुम लोग तो सो रहे हो। बताओ पहली एंट्री, सबसे पहले तो एसेट परचेज करने की, एसेट्स और लायबिलिटी दोनों, कितना कितना था? 680 और 6, है ना? नहीं, 680 और 80। तो फर्स्ट एंट्री में क्या लिख दूंगा? सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सेंड्री लायबिलिटीज अकाउंट। अब बोलो तो 6,80,000 रुपए के एसेट है और 80,000 रुपए की लायबिलिटी, यानी कि क्या है, ये कैपिटल रिजर्व का केस है। परचेज कंसीडरेशन में हम किस कंपनी का नाम लिख देंगे जी? जिस कंपनी से हम खरीद के ला रहे हो, तो हम क्या कहते हैं? टू, इसको रेफरेंस से लिखता हूं, टू एक्स लिमिटेड, 6 लाख रुपए। इसका मतलब नेचर क्या है इसकी? हाँ जी, एसेट बड़े डेबिट हो गए, लायबिलिटी बड़ी क्रेडिट हो गई। और देखो एक्स लिमिटेड कौन है हमारा? अभी के लिए क्रेडिटर है कि नहीं है? तो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ, पैसे देने हैं ना हमने, ये तो समझ में आ रहा है ना? देखो ऑन 1st April एक्स लिमिटेड टू ओवर, हाँ बिल्कुल, राइट। टू वाई लिमिटेड, ठीक है जी। तो वाई लिमिटेड हमारा एक तरीके से क्या हो गया सर? क्रेडिटर हो गया। अब इस क्रेडिटर को भगाएंगे कैसे? यहाँ पे लिख दो बीइंग एसेट्स एंड, नीचे लिखो इसकी नरेशन, बीइंग परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, बीइंग परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। और अब अगली एंट्री में पेमेंट कर देंगे वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है सर? दे देंगे, कितना देना है इसको? 60,000 रुपीज। हाँ सर 60,000, 10% दे दिया हमने इंस्टेंटली, ठीक है जी। और नीचे नरेशन में क्या लिख देंगे? बीइंग 10% पेड इमीडिएटली इन कैश। अब थर्ड एंट्री के अंदर सर बैंक की एंट्री ऊपर कर सकते हैं साथ में? किसमें? तो फर्स्ट एंट्री में बैंक भी कर सकते हैं? नहीं यार,
बैंक, अच्छा आप ये करना चाहते हो सेंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सेंट्री लायबिलिटी टू बैंक और टू वाई, यस सर। मत करना ऐसे, क्योंकि एक बार ही तो उसको हमने बता ही दिया ना कि हमने उसको अपना पैसा दिया है, अपना पैसा दिया है। कंबाइंड एंट्री मत करना, ट्रेंड में नहीं है ये। खामखा में कोई सन की टीचर होगा तुम्हारा नंबर काट लेगा खामखा में। ओके ठीक है सर। ठीक है, अच्छा अब थर्ड एंट्री है हमारे पास में एट पार की। वैल्यू कितनी रह गई है जी? 6 लाख रुपए देने थे, 60,000 ऑलरेडी दे चुके हैं, 5,40,000 देने हैं। ठीक है जी, 5,40,000 दे देंगे सर। कितने का डिवेंचर है एट पार में? 100 रुपए का। कितने आ गए सर? 5,400 आ गए। तो अपनी एंट्री क्या बन जाएगी सर? वाई डेबिट, वाई लिमिटेड डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। कितने परसेंट है ये? 15% डिवेंचर, टू 15% डिवेंचर अकाउंट। तो 5,40,000 की ये पेमेंट हो गई। और यहां पे नरेशन में लिख देंगे बीइंग fully paid up debentures, 5,400 debentures issued to Y Limited as purchase consideration, as part of purchase consideration। ठीक है ना? तो कुछ तो हमने उसको कैश दे दिया, यानी कि बैंक से पेमेंट कर दिया, और कुछ हमने उसको डिवेंचर दे दिया। ठीक है सर, ओके। अब फोर्थ एंट्री के अंदर हमने उसको कितने पे दिया था? 20% प्रीमियम पे दिया था, यानी कि 120 का हो गया। बोलो ठीक है ना? 100 प्लस 20 प्रीमियम, तो 120 हो गया। 5,40,000 का हमने क्या किया? 120 से डिवाइड कर दो, बताओ कितने आया? 4,500 बताया था अभी आप लोगों ने। तो यहां पे नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? वाई लिमिटेड डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, तो यहां पे कितना लिखेंगे हम? 4,500 इंटू 100 और 4,500 इंटू 20, और यहां पे कितना आ जाएगा? ये 5,40,000। ठीक, being 4,500, 15% डिवेंचर issued to Y Limited as a part of purchase consideration। अब सर फिफ्थ एंट्री, डिस्काउंट पे कितना परसेंट डिस्काउंट था? 10% डिस्काउंट था। हाँ सर 10%। ठीक है, तो 5,40,000 हो गया नाम है 100 का, 100 में से -10 90 हो गया। 5,40,000 डिवाइडेड बाय 90, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हुए हमारे पास में? 6,000। देखो आप ऐसे सोचो, मुंडी ऊपर करो, आपको भी याद करा देता हूं, कभी तो कंफ्यूजन होगी ही। ध्यान से सुनना मेरी बात। तुम्हारे पास में तुमने मेरे को पे करने हैं 5,40,000 रुपए, तुमने मेरे को पे करने हैं 5,40,000 रुपए, और तुम्हारे पास में 100 के नोट है, तो 5,400 नोट तुम्हें देने पड़ेंगे ना मुझे। सोचो तुम्हारे पास में 120 का नोट है। सर हमने तो आज तक देखा ही नहीं, मान लो हमने अभी भी बनाया, ठीक है, 120 रुपए का नोट है, तो कितने नोट देने पड़ेंगे तुम्हारे को? सर 4,500। नंबर ऑफ नोट कम हो जाएंगे क्योंकि रुपए बढ़ गए हैं, अब नोट के रुपए बढ़ गए। अगर नोट के रुपए कम हो जाए, यानी कि 100 रुपए का नोट था वो 90 का है, मान लो, मतलब 100 का नहीं है हमारे पास में, 90 रुपीज का नोट है, तो नंबर ऑफ नोट्स बढ़ जाएंगे। ये ऐसे ही चलेगा। कभी कभी अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है ना, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सोचने वाली बात है ना, नंबर ऑफ नोट बढ़ जाएंगे ना ज्यादा, अगर वैल्यू कम होगी तो नोट बढ़ जाएंगे, और अगर वैल्यू बढ़ जाएगी तो नोट कम हो जाएगी। आप 120 का नहीं समझना चाहते, आप ऐसे समझ लो मेरे पास 500 के नोट है और मेरे पास 2,000 रुपए के नोट है, बताओ कौन सी वाली गड्डी ज्यादा बड़ी होगी? 500 वाली बड़ी होगी ना ज्यादा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ नोट्स ज्यादा है।
अब समझ में आया? ठीक है, अब इससे ज्यादा गंदे तरीके से मैं नहीं बता सकता, वजन थोड़ी ना करके दिखाऊंगा यहाँ, ठीक है। अच्छा देखो जी, तो 6000 डिवेंचर्स हमने इशू करने हैं, ठीक है सर। हमने वाई लिमिटेड को निपटा दिया, वाई लिमिटेड डेबिट, वाई लिमिटेड डेबिट। अब डिस्काउंट क्या होता है सर? डेबिट होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, 2% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है जी। तो डिवेंचर तो देखो 100 रुपए का ही था ना, 6000 डिवेंचर, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए, है ना, 100 रुपए थी ना। और वाई को कितने में मिला है वो? 5,40,000, ऐसे नहीं लिखूंगा, 6,000 इंटू 90, और ये 6,000 इंटू 10, ठीक है ना। मतलब वाई लिमिटेड के पास कितना पैसा गया है? पैसा मतलब डिवेंचर गया है, सिर्फ 90 गया है, और 90 के अंदर भी उसको पूरा 540 ही मिला। तो चाहे प्रीमियम पे हो चाहे डिस्काउंट पे हो, उसको तो 540 ही मिलेगा। तो ये मत सोच लेना कि हम ज्यादा पेमेंट कर देंगे, प्रीमियम पे है तो ज्यादा पेमेंट कर देंगे, या डिस्काउंट पे है तो कम पेमेंट करिए, ऐसा नहीं सोचना। उसको उतना ही मिलेगा, वो डिस्काउंट हमारा है और प्रीमियम भी हमारा, वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में सेटल होगा। समझ में आई मेरी बात? ओके, ऐसे निकालना। चलो अच्छा जी, ये क्वेश्चन हो गया। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन April 1 एक्स लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड 10,40,000 रुपए का, पेबल as to 25% by check and balance by 12% debenture of ₹500 each with premium of 4%, redeemable at premium of 30 per debenture in 3 equal installments starting from the end of 3rd year। ठीक है सर, मतलब तीसरे साल के बाद से हम इसको क्या करेंगे? रिडम्पशन करना 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में शुरू करेंगे। The assets and liability considered as follows: building, plant and machinery, inventory, trade receivable, trade payables, pass the necessary journal entry। asset और liabilities की एंट्री करो जरा जल्दी से, asset account debit, liability account debit, जल्दी से निकाल करके मेरे को बताओ कि परचेज कंसीडरेशन कितनी है और कहां पे है। एसेट डेबिट हो जाएंगे, लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, परचेज कंसीडरेशन आ जाएगी हमारे पास में रिमेनिंग। घर पे बैठे हुए सारे बच्चे इसको करेंगे। मैं चाहता हूं कि एंट्री तुम गलत करो, जिसकी ये मुझे संभावना है। चलो मैं भी लिखता हूं तुम्हारे साथ। अच्छा चेक करना एक बारी, पहले मैं कुछ लिखूंगा फिर दोबारा लिखूंगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और टू ट्रेड पेएबल। ये लिखा आपने? अच्छा, और यहां पे वैल्यूज लिख दी, 6 लाख, 1 लाख, 2 लाख और 1,80,000, और यहां पे कितना? 80,000।
तब परचेज कंसीडरेशन 1040 है। हाँ परचेज कंसीडरेशन 1040 है हाँ, तो उसका क्या करूं मैं बताओ। सर, और 40,000 की गुडविल आ जाएगी ना सर। अच्छा आप चुप करके बैठी हो। हाँ भाई, किसने ये एंट्री किसने बनाई है और कहीं पे उसकी क्या नाम है बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे सारी की सारी ये डाली है किसी ने? मुझे तो पता है ऐसा किया होगा तुमने, पक्का किया होगा। मत बताओ चाहे। देखो बेटा मेरी बात सुनो, पिछले क्वेश्चन में ना हमारे को दिया नहीं हुआ था कि हमने कितने नंबर शेयर उसको दिए, लेकिन हमारे को ये तो पता ना 5,40,000 रुपए हमने देना है। यहाँ पे भी ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है कि ना हमने उनको 10,40,000 रुपए दिया है और ये चीजें खरीदी है, यानी कि 10,40,000 रुपए के लिए दे आर अवर क्रेडिटर्स। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, टू परचेज कंसीडरेशन या फिर टू वाई, वाई था ना, टू वाई लिमिटेड परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट कितना 10,40,000। ये चीज ऐसे होगी। अब चेक करो गुडविल आई, हाँ सर गुडविल आई, गुडविल अकाउंट डेबिट कितने का 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज की हमारी क्या आ गई सर गुडविल आ गई। ओके ओके सर, अब हमने उसको कितने देने हैं वाई लिमिटेड को 10,40,000। ये तो हमें सिर्फ ये पता लग गया कि कैपिटल रिजर्व नहीं आया आपकी बार हमारे पास में, क्या आया हमारे पास गुडविल आया। ओके, यानी कि 40,000 रुपए का हमने गुडविल। नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे ना उसके अंदर गुडविल लिखी जाएगी 40,000 रुपए की, उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करें। ओके ठीक है सर। अब वाई लिमिटेड को हमने पैसे देने, तो क्या लिख दूं सर, वाई लिमिटेड डेबिट। कितना रुपया देना था हमने, कितना रुपया देना था। अच्छा रिडम्पशन की एंट्री जो पिछली क्लास में सीखी थी वो जरा लिखना एक बारी अपने आप से। ये रहा ये रहा ये रहा, ये लिखा है क्वेश्चन के अंदर। देखो रिडम्पशन करनी है ना उसको किस पे, प्रीमियम पे करनी है, 30 पर डिवेंचर के हिसाब से करनी है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करनी है। पच्चीस परसेंट तो अभी 25% तो अभी कर देंगे ना। हाँ जी देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, अपने एसेट्स को परचेज किया और लायबिलिटीज को टेक ओवर किया। तो हमने एंट्री क्या बना दी, हमने एंट्री बना दी सर ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल टू वाई लिमिटेड। परचेज कंसीडरेशन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था 10,40,000 हमने देने हैं, ठीक है सर। हमने एडजस्ट किया और हमने पाया कि ये गुडविल का अमाउंट आया है, क्रेडिट साइड पे आता है ये डिफरेंस, तो कैपिटल रिजर्व होता, ये क्या आया है सर गुडविल है, ठीक है। सेकेंड एंट्री हमने बनाई, उसने बोला 25% अमाउंट हम इमीडिएटली पे कर देंगे, हमने पे कर दिया। तो हमारे पास में परचेज कंसीडरेशन कितना था 10 लाख, 10,40,000 का 25% 2,60,000 हमने इमीडिएटली पे कर दिया। अब रिमेनिंग हमारे को कितने डिवेंचर्स इशू करने हैं, एक डिवेंचर अमाउंट कितने का है 500 का, उसके ऊपर इशू के ऊपर प्रीमियम है 4% ऑफ 500 यानी कि ₹20, तो टोटल हो गया कितना 520। परचेज कंसीडरेशन 7,80,000 रह गई है अब आफ्टर पेमेंट ऑफ 2,60,000। तो हमने इसको डिवाइड किया 520 से, 1,500 डिवेंचर हमने उनको इशू करने हैं। और ये बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर कि जो कि रिडीम भी होंगे 3 साल बाद,
लेकिन हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें एंट्री कब की बनानी है, 1 अप्रैल की, और हम चैप्टर भी क्या पढ़ रहे हैं, इशू ऑफ डिवेंचर। इस वजह से हम सिर्फ लॉस पता करने के लिए, सिर्फ लॉस पता करने के लिए कि अगर कोई रिडम्पशन पे लॉस हुआ है वो पता करने के लिए, जो कि हमारे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, वो पता करने के लिए हम रिडम्पशन के अमाउंट को कंसीडर करते हैं। तो हमें जब देना पड़ेगा तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है उन्होंने कि 4% हमारा इशू पे था और 30 रुपीज, अब यहाँ पे 30 रुपीज दिया हुआ है, निकाल करके दिया हुआ है। इशू के ऊपर 500 के ऊपर 4% यानी कि 20 रुपीज, और रिडम्पशन के ऊपर 30 रुपीज। स्ट्रेट अवे हमें पता लग रहा है कि हमारे पास में कुछ लॉस है। इशू करते समय 520, रिडीम करते हुए 530, तो 10 रुपए हमारे को दिखाई दे रहा है। 10 रुपए एडजस्ट करके बोल रहा हूं, लेकिन नेट लॉस जो हमारा है वो 30 रुपए, क्योंकि जितना भी रिडम्पशन के ऊपर प्रीमियम होता है वो हमारा लॉस होता है। ठीक है सर, अब इसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटा गया, लेकिन वी आर हार्डली कंसर्न, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम रिडम्पशन नहीं पढ़ रहे, हम तो इशू पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपने यहाँ पे एंट्री लिखी कि 2,60,000 रुपए पे करने के बाद में वाई लिमिटेड को हम पे कर रहे हैं कितना, रिमेनिंग अमाउंट 7,80,000। तो हमने क्या कर दिया, वाई लिमिटेड अमाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड डेबिट 7,80,000 से, जिसमें कि 520 है, 2% डिवेंचर अकाउंट। अब देखो ये जब हम इशू की एंट्री बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कहते हैं ना बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, लेकिन बैंक से तो हो नहीं रहा ना, ये तो अदर देन कैश है। ठीक है ना, तो हमने प्लांट एंड मशीनरी जो परचेज की हुई थी उसके लिए, सॉरी बिजनेस जो परचेज किया हुआ था उसके लिए ये, तो ये 7,80,000 हमने डेबिट किया, जो रिमेनिंग उसका देना था, और क्रेडिट साइड पे लिख दिया 1,500 इंटू 500, ये मेरे डिवेंचर का दाम है ओरिजिनल, और ये जितना सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने 20 रुपीज का इशू के टाइम पे हमारे पास में आया है वो है। तो इशू के टाइम पे प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट होता है। अच्छा सर, अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में रिडम्पशन करने के टाइम पे कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम पे ऑफ करना पड़ेगा, तो ये मेरी एक तरीके की फ्यूचर की लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट हो रही है, अभी पे ऑफ नहीं हुई है। जिस दिन ये 3 साल बाद पे ऑफ होगी ना उस दिन ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास में टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मैंने क्रेडिट किया, और इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 30 रुपीज की वजह से आज मुझे लॉसेस आ रहे हैं 1,500 इंटू 30। तो ये चेक करके चलना कि ये जो अमाउंट है ये किसके साथ बाउंड है, इनके साथ में बाउंड है। ठीक है जी, और जो रिडम्पशन पे होने वाला प्रीमियम है, मैंने एरो भी बना दिया, वो इसके साथ में बाउंड है। ठीक, तो हमारी ये वाली एंट्री पूरी हो जाती है 1 अप्रैल को, और ये एंट्री पिछली वाली क्लास से इंस्पायर्ड है, जिसमें कि हमने रिडम्पशन के लॉसेस को एडजस्ट करना सीखा था। यदि ना देखी हो तो एक बार फिर से देख लेना अच्छे से। अच्छा चलिए आगे चलते। यहाँ पे डिस्काउंट का केस है, यहाँ पे डिस्काउंट का केस है, सेम क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। लिखा हुआ 1 अप्रैल एक्स लिमिटेड परचेज बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड 9,60,000 में, ठीक है, और 25% इमीडिएटली चेक से पे कर दिया, और इशू किए 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। डिस्काउंट कितना था, 4% का, रिडीमेबल एट प्रीमियम। हेलो, इशू किया डिस्काउंट पे और रिडीम किया प्रीमियम पे, क्या है, प्रॉफिट लॉस या डबल लॉस? समझ में आती है? डबल लॉस। हाँ, एक तो बेचारा पहले से डिस्काउंट पे था, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा इस पे? उसको तो उसके बिजनेस के 9,60,000 रुपए पूरे ही मिलेंगे ना, तो डिस्काउंट हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। एक तो देते समय डिस्काउंट दिया और ऊपर से लेते समय, रिडीम करते समय प्रीमियम, डबल लॉस है। ओके सर, आगे चलते हैं।
वहां पे भी यही लिखा हुआ है कि भाई इंस्टॉलमेंट पे 3 सालों के अंदर क्या नाम है हम इसको 3 सालों बाद पे करेंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने तो एंट्री बनानी है 1 अप्रैल की, 1 अप्रैल की हमने एंट्री बनानी है और ये हमारे पास में ब्यौरा दिया हुआ है एसेट्स और लायबिलिटीज का। मैं चाहूंगा एक बार आप करें, पहली 2 एंट्री तो मेरे ख्याल में वैसी ही होंगी, करो एक बार खुद से कोशिश करो। फिर मैं भी लिखता हूं आप लोग। हाँ जी देखिए इसका आंसर आप लोगों ने क्या लिखा, मैच करो, मैंने भी बनाया आपने भी बनाया। हमारी पहली एंट्री नॉर्मल एंट्री है, कैपिटल रिजर्व आ गया हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना, 40,000 रुपीज। एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू परचेज कंसीडरेशन यानी कि वाई, और कैपिटल रिजर्व आ गया हमारी बैलेंसिंग फिगर 40,000 रुपीज, ठीक है सर। वाई लिमिटेड को हमने 25% पे कर दिया, 9,60,000 का 2,40,000 हो गया 25%, और बाकी हमने उसको डिवेंचर इशू करने हैं। अब देखो डिवेंचर इशू करने हैं हमने 100 रुपए का एक डिवेंचर है उसको 4% डिस्काउंट पे करना है, ठीक है सर कर देंगे कोई बात नहीं। यानी कि इसका दाम कितना होगा 96। अब 96 जरा निकाल लेते हैं कितने रुपए देने हैं हमने इनको, 9,60,000 माइनस 2,40,000 कितना हो गया 7,20,000 रुपीज हमने इसको देने हैं टोटल में, ठीक है सर। इसको डिवाइड कर देंगे 96 से, कितना आ गया 7500। 7,500 डिवेंचर्स हमने इशू करने हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर 7,500 डिवेंचर्स इनको इशू कर देंगे हम, तो ये आ गया 7,500 डिवेंचर्स इंटू 96, 7,500 इंटू 4 रुपीज हो गया, डिस्काउंट का 4 रुपया, और इन दोनों को मिलाकर के ब्लू लाइन को मिलाकर के, ब्लू लाइन होनी चाहिए टोटल में 100, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 7,500 इंटू 100, यानी कि ये मेरी इशू की एंट्री हो गई। इशू की एंट्री नॉर्मल क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट ना, अगर हम फॉर कैश कर रहे होते तो हम क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू 2% डिवेंचर अकाउंट, है ना, यही कर रहे होते ना। अगर वन शॉट पेमेंट मंगा रहे होते तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट ना होता तो। अब ये ब्लू वाला नॉर्मल हो गया, अब रिडम्पशन का वो वाला कॉन्सेप्ट लगा लो अपना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, उसके अंदर क्या कहते हैं जी, आप बाद के लॉसेस को आज भी पता कर लो। तो हमने बाद के लॉसेस कितने थे, बाद के लॉसेस हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम था, कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम था सर 6%, यानी कि 6 रुपए हो गया, ठीक है। फिर हमने इसको किया 7,500 इंटू 6, और यही हमारा लॉस है, ओके ठीक है। तो ये हमने पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों कर लिए, ओके। ये पार का है, ये खुद भी कर सकते हो। एक्स लिमिटेड ने इशू किए 2,015% डिवेंचर of ₹100 each credited fully paid to the promoters for their services and issued 1,015% debenture of ₹100 each as fully paid up to underwriter for their services। तो ये तो नॉर्मली एंट्री है इसकी, पार की, ये तो कर सकते हो, इसको कर लेना खुद ही, अभी नहीं बाद में कर लेना। अच्छा, कोलेटरल सिक्योरिटी पढ़ाऊं उससे पहले मैं तुम्हारे को ना बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी हमने ताजा ताजा पढ़ा है ना, तो हमारे दिमाग में आ जाएगा। हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट, ध्यान से सुनो पहले मेरी बात। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स और लॉस ड्यू टू प्रीमियम। लॉस होता है ना ड्यू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, उनकी बात कर रहे हैं। देखो होता क्या, पहले यहाँ पे तो लिखा हुआ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। 100 रुपए का सामान, ध्यान से सुनना मेरी बात, 100 रुपए का सामान मैंने 96 रुपीज में दिया, जिसको देने थे उसको तो 96 ही देने थे, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा।
लेकिन मुझे तो फर्क पड़ा ना, 4 रुपए का डिस्काउंट, 4 रुपए का मेरा लॉस हो गया एक तरीके से। अब मैं ये कहता हूं कि इस डिस्काउंट का मैं क्या करूं, तो सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। आप लोग क्या करते हो प्लांट एंड मशीनरी के साथ में, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को अगर हम कहते हैं हमारे को कुछ भी नहीं दिया हुआ, कोई डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं दिया हुआ, तो आप लोग क्या करते हो प्लांट एंड मशीनरी को ना उसकी लाइफ से डिवाइड कर देते हो स्क्रैप वैल्यू माइनस करके। अब डिवेंचर की स्क्रैप वैल्यू तो आती नहीं है, डिवेंचर के डिस्काउंट की स्क्रैप वैल्यू तो कोई होगी नहीं ना, उसको बेच थोड़ी सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि कोई ऐसा एसेट है, सोच करके देखो कि कोई ऐसा एसेट है जिसकी कोई स्क्रैप वैल्यू ही नहीं है, जिसके ऊपर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं है, तो आप सिंपली मेरे को एक बात कहोगे कि सर जितनी भी इस एसेट की वैल्यू है ना उसको इसकी लाइफ से डिवाइड कर दो और इसका डेप्रिसिएशन अपने आप आ जाएगा। समझ में आई बात है ना, ये हमारा डेप्रिसिएशन रहेगा। लेकिन हम लोग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को मतलब एक ऐसा एसेट मान रहे हैं जिसको कि हमने राइट ऑफ करना है, जो कि परफॉर्मिंग एसेट नहीं है हमारा, तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी इसकी लाइफ से डिवाइड कर देते हैं। जैसे इस पिछले क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि 3 साल की लाइफ है, मैंने डिस्काउंट दिया 4 रुपए, मेरा टोटल मान लो डिस्काउंट का अमाउंट आया 40,000, तो 40,000 रुपए को मैं क्या करूंगा, राइट ऑफ करूंगा लाइफ से। किससे, लाइफ से, यानी कि मैंने 3 साल की लाइफ थी, डिवाइड कर दिया 40,000 रुपए को 3 साल से। हर साल जितना भी अमाउंट आ गया उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट कर दूंगा, राइट ऑफ कर दूंगा, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से भी कर सकता हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ होगा ना जो मेरे पास में, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों से मैं राइट ऑफ कर सकता हूं किसको, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को। किस तरीके से करना है, डिवाइड बाय लाइफ करके। ठीक है सर, ओके। अब ये जो लाइफ है ये किस तरीके से है, और थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि मान लो आपने डिवेंचर इशू किए थे, इधर देखो, आपने डिवेंचर इशू किए थे लेट से 10 लाख रुपए के, कितने में, फॉर 9,40,000। तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपने भाई 60,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। ये डिस्काउंट किस चीज के ऊपर दिया है सर, ऐसे डिवेंचर्स पे जो कि आफ्टर 6 ईयर रिडीम होने वाले, तो इसकी लाइफ कितनी है, 6 साल, सारे के सारे डिवेंचर्स। तो हमने क्या किया सर, 60,000 रुपए को 6 से डिवाइड किया, ₹10,000 एवरी ईयर P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर दूंगा। एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें, बात समझ में आ गई, राइट ऑफ करना है हमें। अच्छा, अब थोड़ा सा ना एडवांस चलते हैं, ध्यान देना जरा मेरी बात पे। मान लो मेरा क्वेश्चन ये कह रहा हो कि हम इसको 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, तब क्या जवाब होगा। जैसे फर्स्ट ईयर में मेरे पास में कितने के डिवेंचर्स थे, फर्स्ट ईयर में मेरे पास में 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स थे, फिर मैंने कुछ डिवेंचर रिडीम कर दिए, ठीक है, सबको इकट्ठा नहीं भगा रहा। जैसे क्या होता है, मैं क्लास में कहता हूं बच्चे मेरी बात सुन, इधर सुन मेरी बात, छोड़ दो उसको। जैसे मैं क्लास में एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। मैं क्या बोलूंगा, मैं क्लास में ये बोलता हूं, हाँ जी मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, आप क्वेश्चन करो, आप सबकी छुट्टी, जाओ इकट्ठे बाहर भाग जाना, ठीक है, ओके, लेमैन की लैंग्वेज में। और मैं ये कहता हूं, दूसरे केस में मैं क्या कहता हूं, जो पहले क्वेश्चन का आंसर देगा ना वो पहले उठ करके बाहर, उसकी छुट्टी पहले। अब समझ में आ जाएगी तुम्हारे को मेरी बात। तो सोचने वाली बात है, जो सबसे लास्ट तक बैठा हुआ है
उसने सबसे ज्यादा टाइम लिया। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से हमारे को करना है। हम क्या करते हैं, रिडीम करते हैं अपने डिवेंचर्स को इंस्टॉलमेंट्स में, तो रिमेनिंग डिवेंचर्स की लाइफ रिमेनिंग ही रह जाती है। समझ में आई? सबसे ज्यादा लाइफ किसकी होगी? सारे डिवेंचर्स की लाइफ सबसे ज्यादा होगी। फिर जितने रिडीम कर दिए, जो रिमेनिंग रह गए उसकी प्रोपोर्शनेटली कम होगी। फिर रिडीम कर दिए, उसकी लाइफ प्रोपोर्शनेटली और कम होगी। तो लाइफ से डिवाइड करना है हमारे को। अभी क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। इधर देखो, ये रहा, क्या लिखा हुआ है? HDC, ये आपकी इलस्ट्रेशन 11 थी है मॉड्यूल। HDC लिमिटेड इशूड 1,12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 94। किसी को भी दिखाई दे रहा है? ₹6 का डिफरेंस है। और नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं जी? 1 लाख। तो मेरे बच्चों, ₹6 लाख का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू द डिवेंचर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर। अंडरलाइन द वर्ड एट द एंड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। यानी कि सब स्टूडेंट्स की छुट्टी एक ही साथ करूंगा। तूने पहले कर लिया तो बैठा है, बाद में कर लिया तो भी बैठा है, सबको एक ही साथ छोड़ूंगा। रिडीम सबको एक साथ करना, ठीक है जी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो कि राइट ऑफ होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है सर, सीधी सी बात है। हमारे पास में लाइफ कितनी है? 5 साल। तो 6 लाख रुपए को 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाता है? 1,20,000 रुपए हर साल आप राइट ऑफ कर दोगे। देखो यही लिखा हुआ है। बाकी सब ये जो टेबल है ना, मोहमाया है, ऐसे तुम्हें बड़ा बना करके दिखाया हुआ, दुष्ट है। शॉर्ट में समझाओ। हाँ, बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? अगर हम एक ऑडिट रिपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, हमने दिखा दिया जी 6 लाख रुपए का टोटल डिस्काउंट है, ओके। अब उसके बाद में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आउटस्टैंडिंग डिवेंचर कितने हैं? सर सारे ही हैं, क्योंकि एक ही साथ छुट्टी होगी ना सबकी, सबको एक ही साथ रिडीम करूंगा, तो सारे आउटस्टैंडिंग है और सबकी लाइफ 5 साल की, तो 1/5 कर दिया मैंने, हो गया काम खत्म। फर्स्ट ईयर में कितना डिस्काउंट? 1,20,000। रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 6 लाख माइनस 1,20,000। सेकेंड ईयर में कितना? 1,20,000। सेकेंड ईयर के बाद रिमेनिंग डिस्काउंट कितना बच जाएगा? 6 लाख माइनस 2,40,000। यानी कि नंबर ऑफ लाइफ से डिवाइड करके हर साल धीरे 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 करके राइट ऑफ करता रहूंगा। और एंट्री क्या है अपने पास में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू। सर ये तो मुझे कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स हो। क्यों जी? वैसा ही है ना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनको हम अपनी बैलेंस शीट में लिख के बैठे हुए होते हैं और हर साल उसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ कर रहे होते हैं अपने P&L अकाउंट से। वैसा ही तो हो रहा है ये भी। अच्छा जी, चलो ये तो लड्डू था, आपने खा लिया। आओ इसमें मिर्ची मिलाएं थोड़ी सी। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? HDC लिमिटेड इशूड 2,12% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच एट 9.40। तो 60 पैसे का डिस्काउंट दिखाई दे रहा है, इसके और इसके बीच में 60 पैसे का। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? सर 2 लाख। कितने का डिस्काउंट कितने का हो गया? ये टोटल 1,20,000 का हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? 60 पैसा एक पे, तो 2 लाख डिवेंचर्स पे कितना? 1,20,000। ओके, ठीक है सर। अब बोला गया है under the terms of issue 1/5 of the debentures are annually redeemed by drawings, the first redemption occurring on 31st December 2020। यानी कि जनवरी में हमने इशू किया और दिसंबर, उसी साल दिसंबर में 1/5 को निपटा भी दिया, फिर अगले साल फिर निपटा दिया। तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में धीरे 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 करके सबको निपटा। ओके ओके। अब देखो इसका एक चार्ट सा बनाते हैं। इसका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, 5 है ना।
5 साल के लिए इशू किया गया था। पहले साल हमारे पास में कितने डिवेंचर्स थे सर? 2 लाख डिवेंचर्स थे। और उनकी लाइफ कितनी थी सर? 5 इयर्स थी ना। एक तो नहीं बोल दोगे ना, पहले साल में लाइफ कितनी थी? 5 साल थी। अच्छा ठीक है। दूसरे साल में हमारे पास कितने आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स थे? हमने राइट ऑफ कर दिए होंगे ना। 20 लाख को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटना 4 लाख हो गया। 4 लाख हमने भगा दिया, तो यानी कि 20 लाख में से माइनस किए 4 लाख, 1 लाख, ओ सॉरी क्या नाम है, 16 लाख हमारे पास है। अब 16 लाख की लाइफ कितनी है बोलो सर? 4 इयर्स। फिर 16 लाख में से हमने फिर 4 लाख को भगा दिया सर, 12 लाख रह गई। कितनी लाइफ के साथ सर? 3 इयर्स। फिर 12 लाख में से हमने 4 लाख को फिर भगा दिया, 8 लाख रह गए। कितनी लाइफ है उनकी सर? अभी 2 साल। और फिर 4 लाख में से 4 लाख उनकी लाइफ कितनी थी? 1 साल। ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया? सम कर दिया, टोटल इसका टोटल कर दिया। कितना आ गया? 15 सर। 15 टोटल लाइफ नहीं थी, लेकिन हमने ना रेशो में बांट दिया। मेरा डिस्काउंट कितना है? 1,20,000। मैं फर्स्ट ईयर में कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करूं सर? अगर ये है 15 तो बताओ 5 पे कितना होगा? पहले वाले डिवेंचर्स की लाइफ कितनी थी? 5 थी ना। तो 15 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये देखो यही किया हुआ। 1,20,000 डिवाइड बाय 4, ओ मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 15। 3 बाय 15, 2 बाय 15, 1 बाय 15। तो इक्वल नहीं चल रहा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर चल रहा है। जितने भी आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स है उसका राइट ऑफ करेंगे। तो यहां पे कितना अमाउंट आएगा? पहले साल कितना डिस्काउंट राइट ऑफ होगा? 40,000। दूसरे साल 32,000। तीसरे साल 24,000। और देखो नंबर ऑफ डिवेंचर्स घटते जा रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ डिस्काउंट भी घटता जा रहा है। यानी कि अगर कभी कैलकुलेशन करते समय तुम्हारा अमाउंट नेक्स्ट वाला थोड़ा सा बढ़ करके आ जाए ना, तो समझ लेना कांड कर दिया गया कैलकुलेशन। तो बेचारी को नींद आ रही। क्यों ऐसा? आसान है बहुत ज्यादा इसलिए नींद आ रही है, या समझ नहीं आ रहा इसलिए नींद आ रही है? अब बताओ, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अब ना यहाँ पे ना एक चीज दी नहीं, एक मैं अपनी तरफ से, यार मैं अगर एडिशन नहीं करूंगा तो मेरे को मजा नहीं आएगा। तुम्हें पता है मेरी हालत। सपोज यहाँ पे तो था 1 जनवरी। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलूं इसी क्वेश्चन के अंदर है जी, तो मेरी लाइफ कब से शुरू होनी चाहिए? मेरी लाइफ शुरू होगी, कौन सा साल है ये? जनवरी 2020 को मैं क्या बोलता हूं पहले तो ये बता दो मेरे को। जनवरी 2020 को कौन सा फाइनेंशियल ईयर बोलता हूं मैं? 19-20 या 20-21? 19-20 सर, इतना भी गंदा मत सोचो आप हमें। 19-20 19-20 में ये डिवेंचर्स की लाइफ कितनी थी? आ जाओ जी चेक कर लेते हैं। ये 40,000 निकल करके आया था ना, है ना, पहले साल का। लेकिन ये 40,000 नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि केवल 3 महीने ही होल्ड किया था हमने इसको, जनवरी से लेकर के मार्च तक। फाइनेंशियल ईयर क्वेश्चन दुखी कर सकता है, डेट्स का ध्यान रखना। फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट कितना होगा सर? ये 19-20 होगा। इसका मतलब क्या होगा? 19-20 40,000 का 3/12 जो भी आ जाएगा, वट एवर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 20-21 का सर वही है जो होगा ना, वही होगा 32। ठीक है, 21-22 का, 22-23 का वही। लास्ट वाले का जाकर के फिर चेंज हो जाएगा। लास्ट वाला ईयर कौन सा है? 24। दिसंबर 2024 किस में आता है? 24-25 में या 23-24 में? 24-25 में आता है।
24-25 का 8,000 था ना, 9/12 हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर पे चल पड़ेंगे फिर हम। फिर एक बार फिर से समझा दो। मैंने ये बोला बेटा कि देख, तूने मान ले तेरा फाइनेंशियल ईयर होता ये वाला, तो तूने जनवरी में इशू किए थे ना, तो जनवरी से मार्च तक इशू किए थे ना, 3 महीने होल्ड किया ना इसने। तेरे साल ने इनको कितने महीने होल्ड किया? 3 महीने किया, जनवरी से लेकर के मार्च तक। और तेरा ईयर कौन सा था? 1920। 1920 में 1,20,000 रुपए का 5/15 तूने करना था, ठीक है। अब इसका भी कर देंगे हम क्या, 3/12, जनवरी टू मार्च, ठीक है जी। और बाकी सारे मार्च और अप्रैल टू मार्च चलती जाएंगे। फिर लास्ट वाला जो ईयर होगा ना 24-25, उसमें 9 महीने। तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे अब लाइफ 6 साल हो गई है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखोगे तो 6 साल नहीं दिखेंगे, क्योंकि 3 साल और 9 महीने, 3 महीने और 9 महीने 12 महीने ही बनते। तो ऐसे भी क्वेश्चन दुखी कर सकता है। समझ में आई मेरी बात? फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ध्यान रखना थोड़ा सा बस। इस टाइप का क्वेश्चन हम बना देंगे। ईमा कौन बड़ी बात है इसमें, क्या है? मैं इसी क्वेश्चन को अगर लिख दे तू कि क्या नाम है इसको, जो है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से किया जाए, कैलेंडर ईयर के हिसाब से ना किया जाए, हो जाएगा। अच्छा, आओ सीखें कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिवेंचर एट कोलेटरल सिक्योरिटी। पहले तो अपन ना सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या। आप गए बैंक के पास में, ठीक है। छवि बात सुन, छवि ना मेरी बात सुन। आप गए बैंक के पास में, सर लोन दे दो। बैंक कहता हमारा तो काम ही है लोन देने का, ले लो लोन। अच्छा बताओ गिरवी क्या रखवाओगे? बैंक ने बोला बताओ गिरवी क्या रखवाओगे। हमने कहा सर आप हमारी ना प्लांट एंड मशीनरी गिरवी रख लो, जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं। हमारा सबसे बड़ा चीज यही है, क्योंकि अगर ये आप उठा करके ले गए तो फिर हम प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती। बैंक कहता अच्छा ठीक है, लेकिन ना बैंक ये जानता है कि ये एक ऐसी आइटम है जो कि फ्लक्चुएटेड नेचर की है। कैसे फ्लक्चुएटेड नेचर की है? डाउन ही है। फ्लक्चुएटेड क्या? डाउन है। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। तो कहता तुमने मेरे से लोन तो ले लिया 1 करोड़ रुपए का, ये प्लांट एंड मशीनरी दिखा भी रहे हो तुम 1 करोड़ रुपए की है तुम्हारी, लेकिन 5 साल बाद ये 1 करोड़ की थोड़ी ना होगी, डाउन मोड में चली जाएगी। या फिर मान लो प्लांट एंड मशीनरी नहीं थी, वो कोई इन्वेस्टमेंट थी, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी, इन्वेस्टमेंट इन सो एंड सो लिमिटेड। मैंने वो इन्वेस्टमेंट के पेपर उसको दे दिए बैंक को, मैंने कहा लो सर आप रख लो। वो फिर भी खुश नहीं है, कहते भाई आजकल कोरोना चल रहा है, बड़ी बड़ी चीजों में फ्लक्चुएशन आ जाती है, तो ये भी डाउनवर्ड जा सकती है तुम्हारी इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा चाहता क्या है भाई, मुद्दे की बात कर। कहता सीधी सी बात है, कोई एक सेकेंडरी सिक्योरिटी भी रखवाओ। तो सेकेंडरी सिक्योरिटी को हम कहते हैं जी कोलेटरल सिक्योरिटी। अब ये जो सेकेंडरी सिक्योरिटी है ना, इसमें हमने उसको डिवेंचर रखवा दिए। हमने कहा ले भाई ले, काम कर। जैसे हम डबल श्योर करते हैं ना रात को सोते समय, एक बारी अपना क्या नाम है वो स्टील वाला गेट बंद करते हैं, फिर अपना वो वुडन वाला भी बंद करते हैं, क्योंकि चोर घुस ना जाए। दिन में तो खुला ही रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा होता है ना। तो ये हमने डबल श्योर कर दिया उसको, ले 1 करोड़ के बदले में तेरे ऊपर हमने 1,80,00,000 रुपए की सिक्योरिटीज तेरे को दे दी है। अब कितना डाउन जाएगा? बैंक कहता हानि अब मैं खुश हूं, अब कोई टेंशन नहीं, ठीक है। एक बात बताओ सोच करके, तुमने डिवेंचर इशू कर दिए, क्या तुम्हें कुछ पैसा मिला है उन डिवेंचर्स के बदले? सच बताना।
उन डिवेंचर्स के बदले में कुछ पैसा मिला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला सर, क्योंकि पैसा मिलना हम उसको कहते हैं बैंक से अमाउंट मिले, बैंक में पैसा आए और डिवेंचर इशू हो जाए, लेकिन ये तो ऐसा नेचर ही नहीं है। इसमें हुआ क्या, हमने किया क्या? हमने लोन लिया लोन रीपे करने के लिए, तो पैसा आया पैसा ही जाएगा। ये तो केवल बीच में वैसे ही रख दिए हमने, वो इन्वेस्टमेंट भी और ये डिवेंचर्स भी। अभी हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो डिवेंचर्स पढ़ने। तो सोच करके बताओ, अपने मन से पूछ करके, कि अगर हमारी नीयत साफ है, अगर हम बैंक के साथ में धोखाधड़ी नहीं करने वाले, तो कहीं पे वो डिवेंचर्स का कोई यूसेज होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। तो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम मेथड 2 है। पहला मेथड कहता है ये डिवेंचर्स मैंने इश्यू थोड़ी किए हैं, हेल्ड एज सिक्योरिटी है। इशू की एंट्री बनती है बच्चों, चाहे फॉर कैश हो चाहे अदर देन कैश हो। गॉट इट? इशू की एंट्री बनती है, इशू नहीं किए, क्योंकि इशू करूंगा तो रिडम्पशन भी होगी। ये तो सिर्फ रखने के लिए दिए और मैं टाइम से पेमेंट करूंगा, इसको बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। ओके, तो पहले केस में ना कोई एंट्री नहीं होती, सिर्फ एक फुट नोट में इसको बताया जाता है। जब हम लिखेंगे ना अपने पास में बैलेंस शीट में बैंक लोन, तो उसके नीचे विद इन ब्रैकेट लिख देंगे। बस क्या लिख देंगे? डिवेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योर्ड अगेंस्ट डिवेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, दैट्स इट। सबसे ज्यादा खुशी होती है बच्चों को ये सुनकर कि इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं है, बड़ा अच्छा सा लगता है अंदर से। थैंक गॉड, नो एंट्री, सिर्फ फुट नोट में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ओके, मेथड 1 ये कहता है। मेथड 2 क्या कहता है? ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बात बताओ, भविष्य अनिश्चित है, किसी ने नहीं सोचा था कोरोना आ जाएगा और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी बंद हुई या फिर लॉसेस उठाए, तो हो सकता है फ्यूचर में ये डिवेंचर्स हमारे हाथ से निकल भी जाए, लेकिन हो सकता है बीच में क्या आ जाता है? क्वेश्चन मार्क्स। बात समझ में आई? और क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब होता है अपने यहाँ पे? सस्पेंस। तो हम पता है क्या करेंगे? एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे। जैसे अपने पास में पैसा आता था तो क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट ना। अब पैसा तो आ नहीं रहा, क्या आ रहा है? सस्पेंस। तो हम क्या कहते हैं? सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दो इसके लिए। तो हम क्या करते हैं सर? सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं, और जब हम बैंक के लोन की रीपेमेंट कर देंगे ना, तो इस सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। सस्पेंस खत्म हो गया। अब दिल से पूछो अपने, कोई ज्यादा कुछ पढ़ाया क्या मैंने? फर्स्ट मेथड में नो एंट्री, हमारा पसंदीदा सब्जेक्ट। उस दिन मैं बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा रहा था, जहां जहां पे भी मैं लिख रहा था नो एंट्री, बड़े खुश हो रहे थे। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्लास 11th पास करके आए हैं तो खुश क्यों हो रहे हैं दोबारा से। लेकिन हमें पता है पिछले 2 साल के अंदर जैसे 11th और 12th पास की गई है, तो अभी इंजॉय किया उन्होंने उसको, नो एंट्री। अच्छा है, तो हम क्या कह रहे हैं? पहले मेथड के अंदर नो एंट्री और सेकंड मेथड के अंदर सर सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। आज वो पढ़ लेते हैं बेटा, पढ़ लो यार, तुम पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ा रहा। एक बार रीड कर दो। फर्स्ट मेथड में तो कोई एंट्री होगी नहीं, सेकंड मेथड में जो एंट्री होगी परसेंट डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है जी, और सस्पेंस अकाउंट डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट, और जब काम खत्म हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे? डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, रिवर्स एंट्री बना देंगे जब हम पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, और ये एक नकली सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इच्छा हो तो कर लेना। अच्छा, अब एक टॉपिक रह गया इसके अंदर, वो सुनो ध्यान से, और बड़ा ही प्यारा टॉपिक है ये,
और तुम्हें पढ़ करके भी अच्छा लगेगा। सुनो, ऊपर मुंडी करो। ये एंट्रीज पे ना रट्टे मत मारा करो बिल्कुल भी, भगवान के लिए जरूरत ही नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनोगे ना, रट्टे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुनो कहानी, आओ सुने कहानी टीडीएस की। अब टीडीएस के नाम से ना तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी ना इच्छा जागृत होनी चाहिए। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि हम इंटर का सब्जेक्ट कुछ एक पोर्शन यहाँ पे देख रहे हैं। होता क्या है, आप कहीं पे भी जाते हैं ना गेम शो खेलने के लिए, कौन बनेगा करोड़पति के अंदर, दो तरह के टैक्स होते हैं बेसिकली। दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होते हैं जी हमारे पास में स्लैब रेट, एक होते हैं फ्लैट रेट। एक होता है इंस्टेंट और एक होता है आफ्टर सम टाइम पे करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि कुछ इनकम्स हमारी ऐसी होती हैं जिनके ऊपर ना गवर्नमेंट को विश्वास नहीं होता कि अगर हम उसको अपने घर ले गए तो हम उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। लेट्स से मैं कहता हूं कि मैं कंपनी अच्छा मैं पहले गेम शो का ऑर्गेनाइजर हूं, मैं केबीसी ऑर्गेनाइजर हूं। तुमने 1 करोड़ रुपए जीते, मैंने फ्लैट 30.9% जो है उसके ऊपर टैक्स लगाया, रिमेनिंग तुम्हारे हाथ में दिया और भेजा तुम्हें। मेरे को तुम्हारे पे, गवर्नमेंट को तुम्हारे पे ये विश्वास नहीं है कि तुम घर पहुंचोगे तो उसके बाद टैक्स देने आओगे, तो उन्होंने काट करके ही दिया। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब तुम ना बहुत सारे डिवेंचर होल्डर्स थे मेरे पास में, मैं हूं एक कंपनी। सोचो क्या बढ़िया लॉजिक है, क्या बढ़िया लॉजिक है, दोनों में से क्या बढ़िया है कि पहले मैं तुम्हारे को तुम्हारा इंटरेस्ट दे दूं, रिटर्न दे दूं और तुम जाके गवर्नमेंट को पे करो, या फिर मैं पहले काट के अपने पास रख लूं तुम्हारा टैक्स और बाद में तुम्हें दे दूं और गवर्नमेंट को वो टैक्स दे दूं। दूसरे वाला सिस्टम ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम में से 1-2 लोग तो ऐसे होंगे जो टैक्स की चोरी करना चाहेंगे, गवर्नमेंट तुम्हारे को ये मौका नहीं देती, तो वो कंपनी की अथॉरिटी लगा देती है कि बेटा इनके हाथ में ना पैसे काट करके ही देना, टैक्स के पैसे काट करके ही देना। ओके, अब जरा ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट दूंगा मैं, डिवेंचर का रिटर्न क्या, इंटरेस्ट ड्यू होगा तो डिवेंचर होल्डर के प्रति कंपनी की लायबिलिटी बढ़ेगी, मानते हो? हाँ बोलो या ना बोलो भाई। जैसे मैंने तुम्हारे को रिडम्पशन पे पैसा देना है, ऐसे मैंने इंटरेस्ट भी तो देना है ना। इंटरेस्ट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस, और ड्यू कर रहा हूं, अभी पे नहीं किया तो लायबिलिटी भी है कि नहीं है? ठीक है सर, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या हो जाता है, डेबिट, लायबिलिटी बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, क्रेडिट। देखो पहली एंट्री क्या लिखी हुई है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। हाँ, ये मैंने ड्यू कर दिया पैसा, आपका 100 रुपया, मान लो आपको 100 रुपया देना है, लेकिन अभी अभी मैंने कहा था इसके ऊपर कुछ टैक्स बनता है, वो टैक्स नहीं दूंगा आपको, वो टैक्स काट करके अपने पास रख लूंगा और गवर्नमेंट को पे करूंगा। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, डिवेंचर होल्डर को देना था 100 रुपया, डिवेंचर होल्डर का ड्यू किया कितना, 100 रुपया। अब मैंने क्या किया सर, टीडीएस पेबल, इसको ना अलग अलग लिखा जाना चाहिए था, खैर क्या कह सकते हैं। डिवेंचर होल्डर के 100 रुपए के अंदर मान लो 2 रुपए का टैक्स था, ठीक सर, 2 रुपए और ये 98। देखो मैं अगर ये एंट्री करता हूं कि डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो वो कितने रुपए से करूंगा सर, 98 से। ये पकड़ो जी अपना 98 रुपीज और जाओ, पे ऑफ भी कर दिया, ठीक है जी। और जो 2 रुपया था वो किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है, ठीक है सर। डिवेंचर होल्डर को देना था 2 रुपया, तब वो मेरी एक लायबिलिटी था पहली वाली एंट्री में,
और ये अब उसको नहीं देना, गवर्नमेंट को देना है, पेएबल है, गवर्नमेंट को देना है, तो भी एक लायबिलिटी है। तो मैं यहां क्या कहता हूं जी, टू टीडीएस पेएबल अकाउंट 2 रुपए, यानी कि एक लायबिलिटी घटी, एक लायबिलिटी घटी और दूसरी लायबिलिटी बढ़ी, दोनों ही लायबिलिटीज थी। याद रखना, वो एसेट नहीं बन जाएगा कोई, जो लायबिलिटी घटी वो डेबिट हो गई, और जो लायबिलिटी यानी कि ट्रांसफर कर दिया, ये तेरे नाम पे ड्यू तो किया है फर्स्ट एंट्री में, लेकिन है तेरा नहीं, इसमें से कुछ पार्ट गवर्नमेंट को जाए, तो तेरी लायबिलिटी खत्म, तेरे प्रति हमारी लायबिलिटी खत्म, गवर्नमेंट के टूवर्ड्स बन गई, तो लायबिलिटी शिफ्ट हो गई किसके ऊपर, गवर्नमेंट के, मतलब हमारी लायबिलिटी है, कंपनी की लायबिलिटी है कि वो पैसा काट करके गवर्नमेंट को पे करे। ठीक है सर, तो ये इसी की कंबाइन एंट्री है, जिसको कि मैंने 2 करके बताया, कोई दिक्कत? ठीक है सर। अब ये वाली एंट्री के अंदर 98 रुपीज डिवेंचर होल्डर्स को तो पे कर चुका हूं, लेकिन जो टैक्स काट के इसके पास रखा हुआ है वो गवर्नमेंट को पे करना है। ये देखो अगली एंट्री में पे कर दिया, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, किसको, गवर्नमेंट को, तो लायबिलिटी कम हो गई, ये देखो लायबिलिटी डाउन चली गई तो डेबिट हो गई, और एसेट डाउन हो गया साथ में, ऐसा पे किया है ना, तो क्रेडिट हो गई, रट्टा मारने की कोई जरूरत ही नहीं, नेचर को समझो उसको। ओके सर। अब भाई साहब पूरे प्रकरण के अंदर, पूरी प्रोसेस के अंदर 100 रुपया मेरा एक्सपेंस था कि नहीं था? एक्सपेंस कहां चार्ज होते हैं? P&L अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर। क्या एंट्री बन जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। चारों एंट्रीज में से कोई एंट्री समझ में ना आई हो प्लीज अभी पूछो। पहली एंट्री में ड्यू किया पैसा, दोबारा बता देता हूं, एक्चुअली इसको 4 नहीं 5 करके लिखना था। पहली एंट्री में ड्यू किया 100 रुपया, दूसरी एंट्री में 98 पे कर दिया डिवेंचर होल्डर्स को, और तीसरी एंट्री के अंदर ये दूसरी एंट्री और ये तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री के अंदर डिवेंचर होल्डर्स से गवर्नमेंट के टुवर्ड शिफ्ट कर दिया अपनी लायबिलिटी को, और फिर उसके बाद में ये हमारी 4th एंट्री, हमने गवर्नमेंट को भी पे कर दिया, और ये उसके बाद में जो इंटरेस्ट पूरा टोटल था ना उसको हमने राइट ऑफ कर दिया इस साल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है सर? ठीक है, बोलो बोलो, पूछना। इंटरेस्ट वाला बताना है। ये लास्ट वाला? यस सर। बेटा इंटरेस्ट, अच्छा एक बात बता, तू कोई मान ले इंटरेस्ट को छोड़, गोली मार इंटरेस्ट को, तू रेंट को कहां लिखती है, चार्ज कहां करती है? P&L अकाउंट में चार्ज करती है ना। क्या एंट्री बनाती है? P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। पहली एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना? यस सर। उसको चार्ज करने की एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओ P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो ये ठीक वैसा ही है, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एक एक्सपेंस था जिसको कि हमने कहां चार्ज कर दिया? अपने P&L अकाउंट। डन? अच्छा ये देखो क्या लिखा है, a company issued 12% debenture of face value 10 lakh हाँ, at 10% discount, debenture interest after deducting tax at source 10%। ठीक है, ओके। was payable on June 30, on 31st December and on 31st December every year। भाई इंटरेस्ट 2 बारी पे हो रहा है, साल में 2 बारी पे हो रहा है, जून और दिसंबर में, 6 महीने बाद। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा आगे लिखा हुआ ऑल द डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर एट 5% प्रीमियम। ओके ठीक सर। पहली एंट्री हमारे पास में बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट जहां जहां पे निशान लगाऊंगा ना वहीं वहीं पे देखना पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है जी, ये पार वाली वैल्यू है अपनी, नहीं डिस्काउंट में इशू किया था,
डिस्काउंट पे इशू किया था, अच्छा कोई बात नहीं, मैं लिखता हूं बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है जी, ओके। ये 10 लाख रुपए था, और क्योंकि मैंने यहीं से चीट कर लिया है तो जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, नहीं मैं नहीं कर रहा यहां से चीट, मैं खुद ही निकाल दूंगा। 10% डिस्काउंट था ना, तो 1 लाख रुपए आ रहे हैं, ये 1 लाख रुपए आ रहे, ये 10 लाख था, इसको 10 कर दिया, और यहां पे बैंक में 9 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये नॉर्मल एंट्री होती है अपनी इशू की, नॉर्मल एंट्री होती है। अगर मैं वैसे नहीं चल रहा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, वो वाला ना करके मैंने कंबाइन एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट को बीच में नहीं लेके आया, मैं डायरेक्ट कर दिया। नॉर्मल है ये एंट्री, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। रिडम्पशन होगी सिक्योरिटी प्रीमियम पे, कितना परसेंट है जी, देखें आए कितना कितना 5% प्रीमियम, यानी कि 100 का 5, मेरे ख्याल में 5% हो गया 10 लाख रुपए का 50,000। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना 50,000, सॉरी 5 लाख में 50,000, और इस प्रीमियम की वजह से मुझे लॉस आएगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं लॉस ऑन इशू डेबिट 50,000। रेड वाले के साथ रेड वाला, ब्लू वाले के साथ ब्लू वाला। एंट्री समझ में आई? ये नालायकों ने यहाँ पे 1.5 लाख रुपए कंबाइन करके दिए। बच्चा फुल कंफ्यूज के ये 1.5 लाख कहां से आ गया भाई। देखो यहाँ पे वैसे इन्होंने लिखा भी हुआ, कोई समझदार बच्चा होगा तो समझ भी जाएगा, डिस्काउंट ओब्लिक लॉस दोनों ही है इसके, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे सर। ये रेड और ब्लू पेन मत लेकर के जाना एग्जाम में, भगवान के लिए ऐसा हादसा मत कर देना, ठीक है ना? नहीं सर हम तो ना आप ही की तरह समझा करके आए। ठीक, पहली एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब हमारे पास में क्या नाम है, वो कितना था, इंटरेस्ट कितना बन रहा था, इंटरेस्ट कितना परसेंट था हमारा, 12% था ना, ये इसके साथ में दिया होता है ना ये 12%, तो हाफ ईयरली का कितना हो गया 6% ना, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है सर। 10 लाख रुपए का 6% कितना होता है 60,000। एंट्री क्या हो जाएगी सर, पहले तो ड्यू कर देंगे, इंटरेस्ट डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। इन्होंने कंबाइंड एंट्री की हुई है यहाँ पे, बात समझ में आई? इन्होंने, मैंने पूरा ड्यू किया था ऊपर जब सिखाया था, अभी आप भी वैसा ही कर सकते हो। आप लिख सकते हो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 60,000, और फिर उसके बाद में शिफ्ट कर सकते हैं डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल, वैसा सीक्वेंस से कर सकते हो आप। इन्होंने ऊपर सिखाया कुछ और है लेकिन यहां पे मर्ज कर दिया, ठीक है सर। नेक्स्ट एंट्री, हमने डिवेंचर होल्डर्स को 54,000 पे कर दिए टू बैंक, और टीडीएस पे कर दिया गवर्नमेंट को, दोनों की पेमेंट कर दी, ओके, ये 60,000 पे हो गया। सिमिलरली हमने सेम एंट्री बना दी 31/12 को भी, 60,000 से हाफ ईयर की 2 बनानी है ना, और सबसे लास्ट में 31 मार्च को जब अपने अकाउंट क्लोज करूंगा ना, तो एक एंट्री बना दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, कितना 1,20,000 टोटल अमाउंट 60 + 60। इसकी कंबाइन एंट्री क्यों की है, क्योंकि सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है, 31 मार्च को बनता है ना, तो 31 मार्च को राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास में कितना इंटरेस्ट होगा, मतलब डालने के लिए एज एन एक्सपेंडिचर 60 + 60 120, ठीक। अच्छा, एक तो हो गया ये, और दूसरा हमने डिस्काउंट दिया था, याद है
ये देखो डिस्काउंट दिया था, 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया था, टोटल डिस्काउंट 1 लाख रुपए था, 1.5 लाख बोला नहीं, ये दुष्ट है, ये दुष्ट है, 1 लाख ही है। मैं बताता हूं बेटा, सुनो मेरी बात, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू, ठीक है। और फिर दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो यहां क्या करेंगे हम, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, और यहां क्या करेंगे हम 50,000 डिवाइडेड बाय 5। ये इन्होंने ना कंबाइन एंट्री करके दी हुई है। 2 चीजें थी ना, एक तो लॉस ऑन इशू, ये देखो इनका 1.5 लाख कैसे आया? 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? बेटा लाइफ 5 साल है ना उसकी, इसलिए ये 1.5 लाख ओके था, ये 1.5 लाख था ना, इसको 1 से 1 ही में कर दिया इसने, सिक्योरिटी प्रीमियम से होने वाले लॉस को भी और डिस्काउंट को भी। हमने नहीं करना सर ऐसे, हम छोटे बच्चे हैं, हमारे कोई नंबर काट लेगा तो हम क्या करेंगे, हमें डर लगता है, हम 2 एंट्री करके दिखाएंगे इस तरीके से। एक में लिख देंगे बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ, और कितना अमाउंट 1/5। 5 से क्यों किया, अभी बच्चा पूछ रहा था, क्योंकि सर लाइफ 5 साल है, अभी समझाया। और ऐसे ही लॉस ऑन इशू, एक तो लॉस ऑन इशू भी कर देंगे और एक डिस्काउंट की कर देंगे, दोनों की करें, कंबाइन करके नहीं करना आपने, ठीक, ओके। ये खुद ही गलत सिखा देते हैं और फिर खुद ही मॉड्यूल के अंदर गलत करके दिखा देते हैं, उसके बाद सर वो जो डिबेंचर होल्डर वाली थी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस, और एक वो थी ये सर, वाली, ये वाली तो सर ऐसे अलग अलग करना है ना, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर इंटरेस्ट हाँ टू बेटा, टीडीएस। उसको ये भी कंबाइन करके दिया हुआ है, आप अलग अलग कर सकते हो, जैसे सिखाया ना अभी मैंने ऊपर यहाँ पे, ये वाला। सर टीडीएस लास्ट में जाता है इसलिए अलग अलग करते हैं ना? हाँ जी, टीडीएस लास्ट में जाता है इसलिए अलग अलग करते हैं, मतलब सर वो टीडीएस लास्ट में आता है, मतलब सर गवर्नमेंट को तो इंटरेस्ट लास्ट में गवर्नमेंट को 31 मार्च को, तो सर इसलिए बात नहीं गवर्नमेंट को करते हैं। 31 मार्च को जाएगा, ऐसा सोच रहा है क्या? हाँ और क्या सर? नहीं, टीडीएस हर 3 महीने में जाता है। अच्छा सर ठीक है सर। हाँ, जितना ज्यादा एंट्रीज अलग अलग करके दिखाओगे ना, उतनी गलतियां कम होती हैं बच्चों। जितना इकट्ठा मिलाने की कोशिश करोगे ना, तो कांड हो जाएगा खामखा। अब ये जो है चैप्टर, ये हो गया ओवर। इसके जो भी क्वेश्चन दिए हो वो बैक पे वो तुम कर सकते हो, गलतियां करो और भेजो और पूछो, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो जाता है।